नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि AWS D1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का ये 10वां सेशन है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 13 तक जो भी डिफरेंट टॉपिक दिया हुआ है, इन सब टॉपिक पे छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी फिगर 6.21 प्लान व्यू ऑफ यूटी स्कैनिंग पैटर्न C6.32। दोस्तों, जैसा कि बताया 6.32 में हमने एक्सप्लेन किया था कि बोला था कि आगे हम 6.21 का जो रेफरेंस फिगर है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए वेल्ड एक्सिस दिया हुआ है फोटो में, फिगर में। साथ में देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये पैटर्न यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न स्कैनिंग पैटर्न दिया हुआ है। अगर मोमेंट ए टाइप करें तो आप देख सकते हैं टॉप में। अगर से बॉटम की तरफ आते हैं तो आप देखिए पैटर्न डी टाइप है, जो एक्सिस के लॉन्ग और दोनों का जो एक्सिस है वो सेम पैटर्न में है दोस्तों। वेल्ड एक्सिस और जो प्रोब का जो एक्सिस है दोनों सेम है। और अगर पैटर्न ई की बात करते हैं तो आप देखिए उसके बगल में दिया हुआ है, थोड़ा क्रॉस डायरेक्शन दिया हुआ है। बॉटम में आते हैं तो मोमेंट ए जो दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि मोमेंट ए जो अगर मेंशन किया हुआ है तो उसके कैसे मोमेंट होगा। अगर बी की बात करते हैं, मोमेंट बी का, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे बी जो दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, स्कैनिंग डिस्टेंस। और यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, मूवमेंट सी में। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी के अलावा जो भी पैटर्न का जो डायरेक्शन, यहाँ देखिए ई दिया हुआ है, जो डिफरेंट जो डायमेंशन है सेगमेंट, वहाँ एंगल देखिए ए, मोमेंट ए में ए दिया हुआ है एंगल। और अगर बात करते हैं मोमेंट बी में तो स्किप डिस्टेंस जो भी बी मेंशन किया हुआ है। मोमेंट सी का बात करें तो देखिए जिगजैग पैटर्न में जो है वहाँ सी मेंशन किया हुआ है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और तो इसमें कुछ नोट दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। टेस्टिंग पैटर्न सेल ऑल सिमेट्रिकल। टेस्टिंग patterns are all symmetrical around the world with the exception of pattern D, which shall be conduct directly over the world axis। तो दोस्तों यहाँ अगर D की छोड़ करके बात करें, पैटर्न D है वो वेल्ड एक्सिस और जो प्रोब एक्सिस दोनों सेम है। पैटर्न डी की छोड़ करके अगर हम बात करें तो वेल्ड के ऊपर, वेल्ड के साइड से दोनों साइड का जो है वो स्कैनिंग पैटर्न दिया हुआ है। टेस्टिंग फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वेल्ड शैल बी मेड वेयर मैकेनिकली पॉसिबल। और दोनों साइड से टेस्टिंग की, अगर वेल्ड का टॉप दोनों साइड से अगर टेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ अगर होगा, कंप्लीट होगा दोस्तों। अगर जहाँ मैकेनिकली पॉसिबल है वहाँ पे टेस्टिंग दोनों साइड से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस सेशन में बात करेंगे अभी यूटी ऑफ ट्यूबुलर टीवाई के कनेक्शन के बारे में दोस्तों। जैसा कि हमने से स्टार्टिंग में ही जिक्र किया, जो क्लॉज 6 में जो यूटी प्रोसीजर का जिक्र किया था हमने, और तो उसमें हमने बताया था कि जो AWS D1.1 उसमें 8 mm से लेकर के 200 mm प्लेट तक का यूटी पैटर्न था, का भी हमने जिक्र कर चुका है ऑलरेडी। बट उस जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, उसमें यूटी TY के कनेक्शन के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम TY के कनेक्शन के लिए बात करें तो प्रोसीजर क्या है दोस्तों। तो ऑल यूटी शैल बी कॉन्फॉर्मेंस विथ रिटेन प्रोसीजर विथ हैज बीन प्रिपेयर्ड और प्रोवेन बाई एन इंडिविजुअल सर्टिफाइड एज ASNTC 1A लेवल 3 एंड एक्सपीरियंस इन यूटी ऑफ टेबुलर स्ट्रक्चर। दोस्तों जो प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो प्रोसीजर ASNTC 1A लेवल 3 के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर का ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए जिसको जानकारी हो, उसमें एक्सपीरियंस हो, उसके द्वारा प्रोसीजर प्रिपेयर करना होगा। द प्रोसीजर शैल बी बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन एंड क्लॉज 6 पार्ट F एज अप्लीकेबल। तो पार्ट F, क्लॉज 6 पार्ट F, जो भी प्रोसीजर बेस्ड क्या होगा, क्लॉज 6 पार्ट F। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये पार्ट F के ही अंतर्गत आता है। यूटी का जो भी प्रोसीजर है वो पार्ट ई, क्लॉज 6 पार्ट F के, AWS D1.1 क्लॉज 6 पार्ट F के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है।
द प्रोसीजर शैल बी कॉन्टेंट एज मिनिमम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूटी मेथड एंड टेक्निक। जो प्रोसीड्योर है दोस्तों उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, मिनिमम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसके बारे में देखिए AWSD 1.1 में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन टू बी एग्जामिन्ड। वेल्ड ज्वाइंट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको पूरा मेंशन करना है। एप्लीकेबल रेंज ऑफ डायमीटर क्या है, थिकनेस क्या है, लोकल डिहाइड्रल एंगल क्या है, वो सब मेंशन करना है। नेक्स्ट, कॉन्वेंशनली टेक्निक आर जनरली लिमिटेड टू डायमीटर 12 to 325 mm एंड लार्जर थिकनेस। अगर कॉन्वेंशनल टेक्निक की बात करें दोस्तों, वो क्या है, लिमिटेड डायमीटर 12 इंच, 12 मतलब कि 325 mm तक लिमिटेड है, और उससे लार्जर अगर पाइप की बात करते हैं तो 12 इंच, 12 3/4 यानी 325 mm से ऊपर, 25 से 325 mm डाया इंक्लूड करके इससे ऊपर के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। थिकनेस की अगर बात करें दोस्तों तो 12 mm और उससे ऊपर। एंड लोकल डिहाइड्रल एंगल की बात करें दोस्तों तो लोकल डिहाइड्रल एंगल कितना होने, 30 डिग्री या उससे ज़्यादा। एक कन्वेंशनल टेक्निक हो गया दोस्तों। अगर स्पेशल टेक्निक की बात करें तो फॉर ए स्मॉलर साइड में बी यूज प्रोवाइड द क्वालिफाइड डिस्क्राइब्ड हियर इन यूजिंग स्मॉलर साइज एप्लीकेशन। स्मॉलर स्पेशल टेक्निक किसके लिए यूज होगा दोस्तों, जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है स्मॉलर टेक्निक के लिए उसके अकॉर्डिंग। और तो यहाँ जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस यूजिंग द स्मॉलर साइज ऑफ एप्लीकेशन। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ साइज वेल्ड। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए ईच साइज ऑफ वेल्ड के लिए। अगर टाइप थर्ड में टाइप ऑफ यूटी इंस्ट्रूमेंट मेक एंड मॉडल, टाइप ऑफ जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका मेक और मॉडल दोनों मेंशन होना चाहिए प्रोसीजर में। ट्रांसड्यूसर की बात करें दोस्तों, सर्च यूनिट का, तब सर्च यूनिट का फ्रिक्वेंसी, शेप, साइज, एक्टिव एरिया, बीम एंगल एंड टाइप ऑफ वेज एंगल, बीम प्रोब सब मेंशन होना चाहिए। प्रोसीजर यूजिंग ट्रांसड्यूसर विथ फ्रिक्वेंसी अप टू 6 मेगाहर्ट्ज, साइज डाउन टू 6 mm and different shape of spied eels where may be used provided they are qualified in described here। तो जो भी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, प्रोसीजर यूजिंग ट्रांसड्यूसर विथ फ्रिक्वेंसी अप टू कितना 6 मेगाहर्ट्ज, साइज कितना है, साइज डाउन टू 6 mm एंड डिफरेंट शेप जो स्पाइड ईल्स वेयर जो भी स्पाइड किया हुआ है वो मेंशन होना चाहिए। देख नेक्स्ट, सरफेस प्रिपरेशन एंड कॉपलेंट वेयर यूज हुआ है उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। टाइप ऑफ कैलिब्रेशन, टेस्ट ब्लॉक एंड रेफरेंस में रिफ्लेक्टर के बारे में मेंशन होना चाहिए। मेथड ऑफ कैलिब्रेशन एंड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी फॉर डिस्टेंस, स्वीप डिस्टेंस, वर्टिकल लिनियरिटी, बीम स्प्रेड एंगल, सेंसिटिविटी एंड रेजोल्यूशन के बारे में मेंशन होना चाहिए। रिकैलिब्रेशन इंटरवल फॉर ईच टाइम इन 7 एंड अबव, कितना के बाद हमें रिकैलिब्रेशन करना है, कितना टाइम के बाद में, वो भी मेंशन होना चाहिए। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन एकॉस्टिकल कंटिन्यूटी ऑफ बेस मेटल C6.27.4 में आगे जिक्र करेंगे। एंड फॉर इस्टेब्लिशिंग जियोमेट्री एज ए फंक्शन ऑफ लोकल डिहाइड्रल एंड थिकनेस के बारे में मेंशन होना चाहिए। स्कैनिंग पैटर्न एंड सेंसिटिविटी के बारे में मेंशन होना चाहिए, जो कि 6.27.5 में दिया हुआ है दोस्तों, उसको आगे हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो ट्रांसफर करेक्शन ऑफ सरफेस कर्वेचर एंड रफनेस वेयर एम्पलीट्यूड मेथड आर यूज C6.27.3। अगर ट्रांसफर करेक्शन को भी मेंशन होना चाहिए, अगर सरफेस कर्वेचर एंड रफनेस जहाँ पर एम्पलीट्यूड मेथड यूज होता है वहाँ पे। मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफेक्टिव एंगल इन कर्व मटेरियल में मेंशन होना चाहिए। इंडेक्सिंग रूट एरिया मेंशन होना चाहिए। एंड डिसकंटिन्यूटी लोकेशन। मेथड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेंथ, हाइट एंड डिटर्मिनेशन का मेंशन होना चाहिए। मेथड ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एंड रिपेयर। तो दोस्तों जैसे हमने अभी एक सीरियल नंबर 1 से लेकर के 14 तक जिक्र किया, जो ऑल यूटी जो प्रोसीजर है, जो यूटी प्रोसीजर TY के कनेक्शन का है, उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। ASNTTC 1A लेवल 3 के द्वारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो हमने 1 से लेकर के सीरियल नंबर 14 तक बात किया है, डिफरेंट जो पैरामीटर है यूटी रिलेटेड वो पूरा मेंशन उसमें होना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर पर्सनल की बात करें जो टेस्टिंग करता है उसको, तो इन एडिशन टू पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ 6.14.6 में पर्सनल रिक्वायरमेंट का ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं दोस्तों। वेयर एग्जामिनेशन ऑफ TUI के कनेक्शन टू बी परफॉर्म, अगर परफॉर्म किया जा रहा है, द ऑपरेटर शैल रिक्वायर द डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू अप्लाइड द स्पेशल टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर सच एग्जामिनेशन। उस केस में TUI के कनेक्शन में एडिशनल क्या होना चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशन उसका है, जनरल क्वालिफ़िकेशन वो तो होना ही चाहिए। उसके साथ TUI के कनेक्शन में उसको परफॉर्म कराना है और डेमोन्स्ट्रेट कराना है, और उसमें देखना है कि उसका एबिलिटी है कि नहीं इस प्रोसेस में डिसकंटिन्यूटी को एग्जामिन कर सके कि नहीं करे। प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर दिस पर्पस शैल बी परफॉर्म अपॉन मॉक ऑफ वेल्ड एंड रिप्रेजेंटेड टाइप ऑफ वेल्ड to be inspected, including a representative range of dihedral angle and thickness to be encountered in production using the applicable qualified and approved document। तो दोस्तों ये जो मोकअप के द्वारा डिहाइड्रल एंगल जो भी हमारा जॉब है उसके करस्पॉन्डिंग एक असेंबली तैयार करके छोटा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा कनेक्शन है जॉइंट है उसके अकॉर्डिंग तैयार करके, और उस पर उसको जो भी प्रोसीजर अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट कराना है, और पर्सनल को में एग्जामिन करना है कि वो कैपेबल है कि नहीं है। ईच मोकअप शैल कंटेन न्यूट्रल एंड नेचुरल और आर्टिफिशियल डिसकंटिन्यूटी that yield UT indication above and below the rejected criteria specified in approved procedure. Performance shall be judged on the basis of the ability of the operator to determine the size and the classification of each discontinuity with accuracy required to accept or reject each weldment and accurately locate the unacceptable discontinuity along weld within the cross section of the weld. At least 70% of unacceptable discontinuity shall be correctly identified as unacceptable. At least 70% of the unacceptable discontinuity shall be correctly identified as unacceptable. For work on non-redundant structure, every discontinuity exceeding its maximum acceptable discontinuity by a factor of 2 or by an amplitude 6 dB shall be located and reported। दोस्तों तो क्या करना है, हमें उस टाइप का ज्वाइंट क्रिएट करना है। ज्वाइंट क्रिएट करके उसमें नेचुरल और कि आर्टिफिशियल डिसकंटिन्यूटी को उसमें छोड़ करके रखना है। उसके बाद में हमें जो परफॉर्मेबल इसके यूटी पर्सनल है उससे अप्रूव्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कैन कराना है, और स्कैन कराने के दौरान उसे डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाइड कराना। एटलीस्ट अगर वो जितना भी अब डिसकंटिन्यूटी उसमें आर्टिफिशियली बनाया हुआ है उस जॉइंट में, एटलीस्ट उसका मिनिमम 70% अगर आइडेंटिफाई कर लेता है, वो आदमी करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है एज अनएक्सेप्टेबल, तो उसमें एटलीस्ट 70% क्या है अनएक्सेप्टेबल जो डिसकंटिन्यूटी है आर्टिफिशियल डिसकंटिन्यूटी उसको आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी होना चाहिए। अगर वर्क फॉर नॉन रिडक्टेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरी डिसकंटिन्यूटी एक्सीडिंग द इट्स मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डायमेंशन बाई ए फैक्टर ऑफ 2 और बाई एम्पलीट्यूड 6 dB शैल बी लोकेटेड एंड रिपोर्टेड। और अगर रिडंडेंट एरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी डिसकंटिन्यूटी फैक्टर 2 से डिसकंटिन्यूटी डायमेंशन बाई फैक्टर 2 या फिर 6 dB से लोकेट होता है उसको रिपोर्ट करना है। कैलिब्रेशन की बात करें दोस्तों तो यूटी इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन मेथड शैल बी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड प्रोसीजर एंड क्लॉज 6 पार्ट एफ एक्सेप्टेड एज फॉलो। तो दोस्तों प्रोसीजर की बात करें कैलिब्रेशन का, तो कैलिब्रेशन क्लॉज 6 पार्ट एफ के अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा दोस्तों, चलिए एक एक करके हम जिक्र करते हैं कि कैसे होगा। पहले हम रेंज की बात करें दोस्तों, रेंज या डिस्टेंस का। द कैलिब्रेशन कैन इंक्लूड एज ए मिनिमम the entire sound part distance to be used during the specific examination। जो कैलिब्रेशन होगा वो कैलिब्रेशन जो रेंज होगा वो मिनिमम जो साउंड फास्ट होगा ड्यूरिंग द स्पेसिफिकेशन में एग्जामिनेशन के द्वारा जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम इंटायर साउंड पाथ होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। दिस मे बी एडजस्ट और रिप्रेजेंट आइदर द साउंड पार्ट ट्रेवल सरफेस डिस्टेंस और इक्विवेलेंट डेप्थ
below contact surface displayed along the instrument horizontal scale as described in a procedure। तो एडजस्ट रिप्रेजेंटेटर के द्वारा इसको एडजस्ट किया जा सकता है, जिसमें इसका साउंड पाथ, सरफेस डिस्टेंस, इक्विवेलेंट डेप्थ के अकॉर्डिंग जो भी उसका जो एक्चुअली आएगा, डिस्टेंस आएगा, रेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीजर में जो मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करता है। सेंसिटिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीजर प्रोडक्शन वेल्ड यूजिंग एम्पलीट्यूड टेक्निक शैल बी। अगर बात करते हैं एम्पलीट्यूड टेक्निक का, तो जो प्रोसीजर क्या है एग्जामिनेशन का दोस्तों, जो स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी का, तो बेसिक सेंसिटिविटी प्लस डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन प्लस ट्रांसफर करेक्शन। क्या होना चाहिए? बेसिक सेंसिटिविटी प्लस डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन प्लस ट्रांसफर करेक्शन। दिस कैलिब्रेशन शैल बी परफॉर्म एटलीस्ट वन फॉर ईच ज्वाइंट टू बी टेस्टेड। और ये जो एक बार टेस्टिंग के बाद में इस कैलिब्रेशन को पुनः दोहराना है, पुनः चेक करना है, ताकि कोई उसमें एरर हुआ कि नहीं हुआ। एक्सेप्ट डैट, छोड़ करके, किसको छोड़ करके? फॉर रिपीटिव टेस्टिंग ऑफ सेम साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन द कैलिब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ 6.25.3 में बी यूज्ड। अगर सेम टाइप का है, सेम टाइप का ज्वाइंट है दोस्तों, सेम डायमेंशन का है, अगर डिफरेंट है तो हमें बार बार कैलिब्रेट चेक करना है कैलिब्रेशन को, सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन को। अगर सेम टाइप का है तो हमें किसे फॉलो करना है? 6.25.5 ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब कर चुका है कि कितना घंटा के बाद या फिर कितना ज्वाइंट स्कैनिंग के बाद में वो हमें कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट को करना है। तो दोस्तों इससे प्रीवियस जो सेगमेंट है उसमें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं 6.25.3 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अभी तो बेसिक सेंसिटिविटी की। अगर हम बात करें तो रेफरेंस लेवल स्क्रीन हाइट ऑब्टेन्ड यूजिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 060 1.5 mm डायमीटर होल इन IIW टाइप ब्लॉक और other block with result in the same basic calibration sensitivity as described in 6.25 और 6.29। तो बेसिक सेंसिटिविटी लेवल जो कितना होगा दोस्तों? तो बेसिक सेंसिटिविटी की अगर बात करते हैं तो स्क्रीन हाइट का जो IIW टाइप ऑफ ब्लॉक है उसके 1.5 mm जो ड्रिल होल है उससे हम कैलिब्रेट करेंगे। अगर डिस्टेंस एम्पली जो होगी ऑलरेडी 6.25 और 6.29 में हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो द सेंसिटिविटी लेवल शैल बी एडजस्ट टू प्रोवाइड द अटेन्यूएशन लॉस्ट थ्रू आउट द रेंज ऑफ द साउंड पार्ट टू बी यूज आइदर डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन कर्व इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स और डिस्क्राइब्ड इन 6.2 6.6.4। सेंसिटिविटी का ऑलरेडी जो भी करेक्शन है डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन का मेथड दोस्तों 6.2 6.64 में ऑलरेडी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। उसमें आइदर जो भी करेक्शन कर्व में इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के द्वारा है उसको हमें करेक्ट करना है। वेयर हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसड्यूसर आर यू है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर यूज होगा द ग्रेटर एटेन्यूएशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। और जो एटेन्यूएशन होगा वो ग्रेटर एटेन्यूएशन के अकाउंट में काउंट किया जाएगा। ट्रांसफर करेक्शन में बी यूज टू एकोमोडेट यूटी थ्रो टाइट लेयर ऑफ वेंट नॉट एक्सीडिंग 0.25 mm इन थिकनेस। ट्रांसफर करेक्शन कितना को क्या एकोमोडेट करना है? यूटी थ्रू आउट टाइट लेयर पॉइंट नॉट एक्सीडिंग टू कितना होना चाहिए दोस्तों? 0.25 mm इन थिकनेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर बेस मेटल एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो the entire area subjected to UT scanning shall be examined by longitudinal wave technique to detect laminar reflectors that could be interfere with the intended direct sound wave propagation। बेस मेटल एग्जामिनेशन इंटायर सब्जेक्टिविटी क्या होगा? वेव टेक्निक, लॉन्गिट्यूडनल वेव टेक्निक से जो भी लेमिनार डिफेक्ट रिफ्लेक्टर जो होगा उससे साउंड वेव प्रोपेगेशन डिटेक्ट होगा। ऑल एरिया कॉन्टेनिंग लैमिनार रिफ्लेक्टर शैल बी मार्क आइडेंटिफिकेशन प्रायर टू वेल्ड एग्जामिनेशन एंड correspondence consideration in selection of such unit angle and scanning technique examination of weld in that area. The engineer shall be notified on the base material discontinuity that exceed the limit of 5.15.1.1। दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लॉज 5.15
.1 को ऑलरेडी हम डिस्क्राइब करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। तो जो हमें क्या है कि जो भी वेल्ड साउंड, जो भी वेल्ड है यहाँ पे जो जैसा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो वेल्ड एग्जामिनेशन से पहले हमें बेस मेटल का जो भी इर्द गिर्द का एरिया है उसको एग्जामिन करना है, और बेस मेटल का एग्जामिनी का जो भी डिसकंटिन्यूटी है वो लिमिट है, रेंज है, वो कितना हो, किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 5.15.11 के अकॉर्डिंग है। अगर वेल्ड स्कैनिंग की बात करें दोस्तों, तो वेल्ड स्कैनिंग ऑफ TY के कनेक्शन शैल बी परफॉर्म फ्रॉम द ब्रांच मेंबर सी फिगर 6.22। ऑल एग्जामिनेशन शैल बी मेड इन लेग 1 एंड लेग 2 where possible. For initial scanning, the sensitivity shall be increased from 12 dB above and split in 6.2 to 7.3 for the maximum sound path. Indication evaluation shall be performed with reference to the standard sensitivity. तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेल्ड स्कैनिंग का, तो वेल्ड स्कैनिंग हमें परफॉर्म करना है ब्रांच मेंबर, जैसा हम आगे फिगर 6.22 में डिस्क्राइब दिखा जाएगा कि कैसे दिखाया हुआ है, वहाँ कहाँ हमें करना है। बट हमें ध्यान रखना है कि जो भी है इन स्कैनिंग होगा आइदर लेग 1 और लेग 2 में जहाँ पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग होगा, और जो इनिशियल जो स्कैनिंग का सेंसिटिविटी है वो 12 dB में होगा, जो कि 6.12.27.3 में जो डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो IIW के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम साउंड पाथ है उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों। तो हमको जो भी करना है पहले क्या लेना है स्कैनिंग के लिए, +12 dB, उसके बाद में हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्टिमा एंगल की अगर बात करें दोस्तों, तो इंडिकेशन फाउंड इन द रूट area of groove weld in bottom butt joint along the fusion face weld shall be further evaluated with the either 70 degree, 60 degree or 45 degree search angle which is nearest to being perpendicular to accepted fusion face. अगर रूट के एरिया की बात करें दोस्तों, अगर इंडिकेशन कहीं रूट एरिया में फाउंड हो रहा है तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ट्रांसड्यूसर का, उस ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करेंगे आइदर 70 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री सर्च एंगल को, और उससे हमें स्कैन करके उस इंडिकेशन के बारे में पूरा जानकारी कैलकुलेट करेंगे, आइदर ये इंडिकेशन डिफेक्ट है या अदर इंडिकेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों डिसकंटिन्यूटी एवेल्युएशन का, द डिसकंटिन्यूटी शैल बी एवेल्युएटेड बाय यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम बाउंड्री एंड एम्पलीट्यूड टेक्निक। कि एवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम बाउंड्री एंड एम्पलीट्यूड टेक्निक से डिसकंटिन्यूटी का एवेल्युएशन हम करेंगे। साइज शैल बी गिवन एज ए लेंथ एंड हाइट, डेप्थ, डायमेंशन और एम्पलीट्यूड एज एप्लीकेबल। साइज क्या है, लेंथ और हाइट दिया जाएगा उसका। एम्पलीट्यूड शैल बी रिलेटेड स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन, एम्पलीट्यूड जो है वो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन से रिलेटेड है। इन एडिशन डिसकंटिन्यूटी शैल बी क्लासिफाइड एज लीनियर और प्लेनर वर्सेस स्फेरिकल बाय नोटिंग चेंज इन एम्पलीट्यूड एज ट्रांसड्यूसर इज शोइंग in arc centralized of reflector. The location position of discontinuity within the weld cross section as the form of established reference point along the weld axis shall be determined. जो भी डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों उसको पार्टिकुलर इवेलुएट करना है, वो भी आइदर वो प्लेनर है कि लॉन्गिलिनियर है कि प्लेनर है या फिर लीनियर है, उस डिसकंटिन्यूटी को के और उसको पोजीशन को एवेलुएट करना है, पार्टिकुलर मार्क करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो डिसकंटिन्यूटी कैसे है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमें स्कैनिंग प्रोसीजर के बारे में आगे बढ़ के रिपोर्ट में क्या क्या हमें मेंशन करना है, तो रिपोर्ट में मेंशन करना है दोस्तों फॉर्म क्या है। रिपोर्ट में पहले फॉर्म की बात करें तो ऑल रिपोर्ट form that clearly identify that work and area of inspection shall be completed by UT technician at time of inspection. A detailed reporting and a sketch showing the location along the weld axis, location within the weld cross section, size, indication, range, rating, extent, orientation and classification for each discontinuity shall be completed for each of weld in सिग्निफिकेंट इंडिकेशन आर फाउंड। तो दोस्तों जो रिपोर्ट जो फॉर्म है उसमें डिटेल पूरा इंस्पेक्शन का डिटेल मेंशन करना है स्केच के साथ।
जो वेल्ड एक्सिस है उसके स्केच के साथ लोकेशन क्या है, वेल्ड का क्रॉस सेक्शन क्या है, साइज क्या है, या फिर इंडिकेशन क्या है, रेटिंग क्या है, एक्सटेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी का लोकेशन क्या है, ये सब फॉर्म में पूरा क्लियरली, या फिर आइडेंटिफिकेशन फाउंड हुआ कि नहीं हुआ, ये सब क्लियरली रिपोर्ट फॉर्म में मेंशन किया ना होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए। अगर रिपोर्टेड डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं दोस्तों, तो व्हेन स्पेसिफाइड डिसकंटिन्यूटी आर अप्रोचिंग अनएक्सेप्टेबल साइज, पार्टिकुलरली दोज अबाउट विच देयर आर सम डाउट इन देयर इवैल्यूएशन शैल बी रिपोर्टेड। अगर कुछ डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों जो कि स्पेसिफाइड किया हुआ है, जो भी रिपोर्टेबल है और डिसकंटिन्यूटी अनएक्सेप्टेबल है, उसको क्या करना है, रिपोर्ट में मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इनकम्प्लीट इंस्पेक्शन का, अगर हम बात करते हैं तो एरिया फॉर विच कंप्लीट इंस्पेक्शन वाज नॉट प्रैक्टिकली शैल बी आल्सो बी नोटेड अलोंग द रीजन वाई इंस्पेक्शन वाज नॉट। कुछ एरिया होता है जहां इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं, इंस्पेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, तो उस एरिया को पार्टिकुलरली रिपोर्ट में मेंशन करना है कि रीजन क्या है, क्यों वहाँ इनकम्प्लीट इंस्पेक्शन है, तो क्यों है। नेक्स्ट अगर रेफरेंस मार्क की बात बोलते हैं दोस्तों, तो अदर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द रेफरेंस पोजीशन एंड लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ अनएक्सेप्टेबल डिसकंटिन्यूटी शैल बी मार्क फिजिकली ऑन द वर्क पीस। कोई भी अगर अनएक्सेप्टेबल डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों, तो उसको पार्टिकुलरली रेफरेंस लेबल में क्लियरली आपको मेंशन होना चाहिए। इक्विपमेंट जो भी उसका जिस पे हमें स्कैन किए, जिस एरिया को स्कैन किए, उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ रिपोर्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, तो रिपोर्ट फ्रॉम विच clearly identify the work and area inspection shall be completed by UT operator and time of inspection. The report form well that acceptable need only contain sufficient information to identify the well of operator signature and acceptable of the well. An example size and shown in form M और M11। तो दोस्तों जो भी है कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, यूटी ऑपरेटर का नाम, डेट, टाइम मेंशन होना चाहिए, वेल्ड एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है, कौन सा वेल्ड लोकेशन है, ताकि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऐसा हो कि कोई भी आदमी आइडेंटिफाई कर ले, तो उस रिपोर्ट के देखने बारे में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके कि ये यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ है, इस ज्वाइंट नंबर क्या है, वो क्लियरली उसमें आइडेंटिफाइड होना चाहिए। साथ में ऑपरेटर का सिग्नेचर भी होना चाहिए। फर्दर एग्जाम्पल के लिए अनेक्स M और M11 में फॉर्म 11 दिया हुआ है दोस्तों, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। प्रायर इंस्पेक्शन रिपोर्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बिफोर ए वेल्ड सब्जेक्टेड टू यूटी बाय कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर इज एक्सेप्टेड, ऑल रिपोर्ट फॉर्म pertaining to the weld including any the so unacceptable quality prior to repair shall be submitted to the inspector। अगर इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो जो भी इंस्पेक्टर के पास जो भी है दोस्तों, इंस्पेक्शन से पहले पूरा जो भी रिपोर्ट है वो क्या करना है, उससे पहले अगर इंस्पेक्शन एक सपोज इंस्पेक्टर चेंज हो गया, तो एक इंस्पेक्टर से पहले दूसरा इंस्पेक्टर आया, एक चला गया, तो उस इंस्पेक्शन से प्रायर टू इंस्पेक्शन से पहले अगर हम बात करें तो ऑनर हो या फिर उसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर ऑनर हो, उसको पूरा वेल्ड का जो भी डिटेल है, आइदर अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी है, वो एक्सेप्टेबल है, वो पूरा सबमिट करना है, इंस्पेक्टर को बताना है। कंप्लीट रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑल फुल सेट कंप्लीट रिपोर्ट फ्रॉम द वेल्ड सब्जेक्ट टू यूटी बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ओनर इंक्लूडिंग एनी सो अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी प्रायर टू रिपेयर शैल बी डिलीवर टू द ओनर अपॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क। द कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन टू रिटेन यूटी रिपोर्ट शैल सीज। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पूरा कंप्लीट रिपोर्ट है, आइदर एक्सेप्टेबल है, नॉन एक्सेप्टेबल है, रिपेयर का क्या रिपोर्ट है, पूरा जो है यूटी रिपोर्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ओनर के पास प्रोड्यूस करना है उसको, ठीक है। अपॉन डिलीवरी ऑफ फुल सेट ऑफ द ओनर अपॉन 1 full year after completion of contractor work provide that owner if given prior written notice। द कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन रिटेन यूटी रिपोर्ट सेल सीज कब हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर का ऑब्लिगेशन पर, अपॉन डिलीवरी ऑफ फुल सेट ऑफ द टू द ओनर, या फिर और 1 full year completion of contractor work provided the owner given prior written notice। ठीक है। अगर कैलिब्रेशन की बात करें दोस्तों, तो कैलिब्रेशन ऑफ यूटी यूनिट विथ IIW
टाइप ऑफ अदर अप्रूव्ड रेफरेंस ब्लॉक एनेक्स HC 6.23 एंड फिगर 6.1920 एंड 6.23। दोस्तों आपको बता दें कि 6.23 को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन करके आप लोगों के बीच में शेयर कर चुके हैं। रही बात है एनेक्स एच की, तो दोस्तों सेशन ख़त्म होने के बाद में ये जो सेगमेंट है डिफरेंट थ्योरेटिकल सेक्शन हो ख़त्म होने के बाद में हम एनेक्स एच के बारे में जिक्र करेंगे, डिफरेंट जो एनेक्स दिया हुआ है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर कैलिब्रेशन की बात करें तो अगर IIW टाइप रिटेन अप्रूवल और रेफरेंस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मोड में अगर हम फर्स्ट चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोड की अगर बात करते हैं और उसमें हम बात करेंगे अभी डिस्टेंस कैलिब्रेशन का। CNXH और H14 अल्टरनेटिव मेथड के लिए अगर अल्टरनेटिव मेथड की बात करते हैं दोस्तों तो NXH और H1 अप्लीकेबल है उसके लिए। पॉइंट नंबर 1 की बात करें दोस्तों तो द ट्रांसड्यूसर सेल सेट इन पोजीशन G ऑन IIW ब्लॉक, जिसे हमने डिफरेंट पोजीशन की भी बात किया था दोस्तों, ABCDEFG जो डिफरेंट पोजीशन में डिस्टेंस कैलिब्रेशन के लिए जो यूज करते हैं पोजीशन, उसको ऑलरेडी हमने जिक्र किया है। आगे होप कुछ फिगर का डिस्क्रिप्शन होगा तो वहाँ भी हम जिक्र करेंगे कि जो G पोजीशन क्या है IIW टाइप क्लॉक का। The instrument shall be adjust procedure indicating 25 mm on metric block, 50 mm on metric block, 75 mm on metric block और 100 mm metric block on ETC on the display। इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करना है, जो भी प्रोडक्शन क्या जो भी इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है। जो ब्लॉक पे मेट्रिक डायमेंशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है। रही बात एम्पलीट्यूड की दोस्तों तो अनेक्स H1 और H.1.2 में दिया हुआ है अल्टरनेटिव मेथड के लिए, और हम बात करते हैं इस मेथड के लिए करंट जो चल रहा है। क्लॉज 6 की बात करें जो जनरल मेथड का, द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट इन पोजीशन G ऑफ द IIW ब्लॉक, द गेन शैल बी एडजस्ट अंटिल द मैक्सिमम इंडिकेशन फ्रॉम फर्स्ट बैक रिफ्लेक्शन अटेंड 50 to 75% ऑफ स्क्रीन हाइट। पोजीशन G पे रखना है और गेन को कितना, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन को एडजस्ट करना है एटलीस्ट 50 to 75% ऑफ स्क्रीन हाइट पर अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन गया उसमें हमें एडजस्ट करना है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट इन पोजीशन F। रेजोल्यूशन के लिए पोजीशन F पे हम डालेंगे IIW टाइप ब्लॉक पे या सिमिलर जो भी ब्लॉक है उस पर। ट्रांसड्यूसर एंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी रिजॉल्व ऑल 3 डिस्टेंस, और जो भी इंस्ट्रूमेंट सेल का रिवॉल्व करना है, जो भी 3 डिस्टेंस है उस पर रिजॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल लिनियरिटी का क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्वालिफिकेशन प्रोसीजर शैल बी एज पर 6.24.1। दोस्तों 6.24.1 में हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल लिनियरिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, वहाँ से आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। गेन और एटीन्यूएशन की बात करें क्वालिफिकेशन का दोस्तों तो ये भी क्वालिफिकेशन शैल बी कॉन्फॉर्म 6.24.2 और अल्टरनेटिव मेथड जो NXH और H1 में मेंशन किया हुआ है दोस्तों अल्टरनेटिव मेथड, या फिर कॉन्फॉर्मेंस विद द 6.424.2 शैल बी यूज्ड। अगर हम बात करें तो ये जो 6.24.2 को, तो दोस्तों आपको बता दें जो भी लॉन्गिट्यूडनल मोड का भी हमने डिस्टेंस किया, डिस्टेंस से कैलिब्रेशन, एम्पलीट्यूड रेजोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल लिनियरिटी क्वालिफिकेशन और गेन कंट्रोल एटीन्यूएशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों तो जो डिफरेंट इसमें सेगमेंट मेंशन किया हुआ है बिफोर 6.29 ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिफरेंट पोजीशन की बात करें दोस्तों प्रोब में तो उस पोजीशन को भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो डिफरेंट जो IIW जो ब्लॉक है उसमें डिफरेंट पोजीशन ABCDEFG क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अभी लॉन्गिट्यूडनल के बाद सीयर वेव मोड के बारे में, ट्रांसवर्स टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसवर्स टेक्निक की अगर बात करते हैं तो पहले देखेंगे इंडेक्स पॉइंट। इंडेक्स पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, द ट्रांसड्यूसर साउंड एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड इंडेक्स पॉइंट शैल बी लोकेटेड और चेक्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। किस प्रोसीजर से बात करेंगे दोस्तों, द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट इन पोजीशन D ऑन IIW ब्लॉक। IIW टाइप ब्लॉक में कहाँ ट्रांसड्यूसर करेंगे, सेट D पे। द ट्रांसड्यूसर शैल बी मूव अंटिल द सिग्नल फ्रॉम द रेडियस इज मैक्सिमाइज्ड। रेडियस जब भी अंटिल सिग्ने वेट करना है कहाँ, जो मैक्सिमाइज जो रेडियस होगा तब तक का। द पॉइंट ऑन ट्रांसड्यूसर विच अलाइन द रेडियस लाइन एंड कैलिब्रेशन ब्लॉक इज द पॉइंट ऑफ साउंड एंट्री। ठीक है, जो पॉइंट होगा उसको डिस्क्राइब करेंगे।
CNXH और H1 अल्टरनेटिव मेथड की हम बात करेंगे दोस्तों। तारीख अगेन आपको बता दें कि NXH और H2.1 में अल्टरनेटिव मेथड टेक्निक इंडेक्स पॉइंट है या फिर डिफरेंट जो कैलिब्रेशन टेक्निक है उसके बारे में दिया हुआ है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों एंगल का, तो द ट्रांसड्यूसर साउंड पाथ एंगल शैल बी चेक टू और डिटरमाइन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर से। इस प्रोसीजर से साउंड पाथ को हम वेरीफाई करेंगे, एंगल को वेरीफाई करेंगे दोस्तों। द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट इन पोजीशन बी ऑन IIW टाइप ब्लॉक एंगल्स 40 डिग्री थ्रो 60 डिग्री और इन पोजीशन सी ऑन IIW ब्लॉक 60 डिग्री थ्रो 70 डिग्री। सी फिगर 6.23। फिगर 6.23 में आपको हम बताएंगे सर दोस्तों, दिखाएंगे कि किस माध्यम कौन सा पोजीशन है, हम कहाँ कहाँ रख रहे हैं उसको, ब्लॉक को हम कहाँ कहाँ रख रहे हैं, तो कैसे कैलिब्रेट करें। ठीक है, तो 6.23 के माध्यम से हम जानेंगे एंगल का कैलिब्रेशन का कहाँ पोजीशन। साथ में हम जानेंगे कि जो डिफरेंट जो IIW ब्लॉक का दिया टाइप ऑफ ब्लॉक का दिया हुआ है उसके बारे में हम पोजीशन का जिक्र करेंगे। ऑलरेडी हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर अगेन इसमें आया हुआ है, इसलिए फिर हम उसको एक बार फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिगर से आइडेंटिफाई करेंगे IIW ब्लॉक में डिफरेंट पोजीशन। फॉर सेलेक्टेड एंगल की अगर बात करते हैं दोस्तों, द ट्रांसड्यूसर शैल बी मूव्ड बैक एंड फ्रॉथ ओवर द लाइन इंडिकेशन। ट्रांसड्यूसर एंगल ऑन सर्च यूनिट सिंगल रेडियस में मैक्सिमाइज, जहाँ तक रेडियस मैक्सिमम हो वहाँ। और अगर हम बात करते हैं साउंड एंट्री पाथ ऑन द ट्रांसड्यूसर शैल बी कंपेयर्ड विद द एंगल मार्क ऑन कैलिब्रेशन ब्लॉक ±2 डिग्री टॉलरेंस। और जो हम आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों, जो एंगल मार्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस उसका टॉलरेंस ±2 डिग्री के अंदर होना चाहिए। और साथ ही हम अगर अल्टरनेटिव टेक्निक की बात करें दोस्तों, तो इसमें H और H2.NX और H2.2 में दिया हुआ है, जिसको हम आगे जिक्र करेंगे। देख हम बात करेंगे दोस्तों अगर डिस्टेंस कैलिब्रेशन प्रोसीजर के बारे में। द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट इन डिस्टेंस कैलिब्रेशन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पोजीशन डी में सेट करेंगे IIW ब्लॉक एनी एंगल, और एंगल किसी भी एंगल में हम पोजीशन डी पे सेट करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट शैल बी एडजस्ट टू अटेन द इंडिकेशन 100 mm और इन मेट्रिक ब्लॉक एंड 200 mm इन मेट्रिक। सेकेंड इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन कितना होना चाहिए 100 mm 100 mm पर, सेकेंड इंडिकेशन 200 mm पे, और इन 9 × 225 mm इन मेट्रिक ब्लॉक। तो सेकेंड इंडिकेशन 200 mm पे या फिर 225 mm पे होना चाहिए मेट्रिक ब्लॉक। अल्टरनेटिव जो मेथड की इसमें भी बात करेंगे दोस्तों, तो H में दिया हुआ है, H2.3 में दिया हुआ है, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। अगर एम्पलीट्यूड और सेंसिटिविटी कैलिब्रेशन प्रोसीजर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट इन पोजीशन ए पे सेट करेगा और कितना है IIW टाइप ब्लॉक एंगल में। द मैक्सिमाइज सिंगल शैल बी एडजस्ट फ्रॉम द 1.59 डाया जो होल है उससे हम सेंसिटिविटी को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से जो भी इंडिकेशन होगा उस पर सेट करेंगे, उससे चेक करेंगे। और अल्टरनेटिव मेथड के लिए अगेन H2.4 में मेथड में मैं किया हुआ है। द मैक्सिमम डेसिबल रीडिंग ऑब्टेन दैट यूज रेफरेंस डेसिबल बी रीडिंग ऑन द टेस्ट रिपोर्ट, और NXM और M11 में जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें रेफरेंस लेवल बी को मेंशन करना है कॉन्फॉर्मेंस विथ 6.23.1 के अकॉर्डिंग। लास्ट ने अगर हम बात करें दोस्तों रेजुलेशन का, तो रेजुलेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो द ट्रांसड्यूसर शैल बी सेट ऑन रेजुलेशन ब्लॉक RC पोजीशन R एंड RC पोजीशन Q फॉर 70 डिग्री एंगल, पोजीशन R फॉर 60 डिग्री एंड पोजीशन S फॉर 45 डिग्री। रेजुलेशन के लिए 3 पोजीशन है। RC ब्लॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस पर Q पे सेट करेंगे 70 डिग्री के लिए, R पे सेट करेंगे 60 डिग्री के लिए, और S पे सेट करेंगे 45 डिग्री के लिए। ट्रांसड्यूसर एंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी रिजॉल्व 3 टेस्ट होल एट एक्सटेंड ऑफ डिस्टिंग्विश द पीक ऑफ इंडिकेशन फ्रॉम द 3 होल, जिसमें 3 जो डिफरेंट होल है उससे पीक का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों अप्रोच डिस्टेंस ऑफ सर्च यूनिट की अगर हम बात करें, तो द मैक्सिमम अलाउएबल डिस्टेंस बिटवीन द टो ऑफ द सर्च यूनिट एंड द वेज
एज ऑफ IIW टाइप ब्लॉक सेल बी एज फॉलो 6.18 फिगर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। आगे हम एक एक जो हमने फिगर को जिक्र किया 6.22, 6.23 और 6.18 को अगेन हम जिक्र करेंगे, आगे हम अगेन जिक्र करेंगे। अगर 170 डिग्री इसमें ट्रांसड्यूसर की बात करें तो एक्स का वैल्यू 50 mm, 60 डिग्री के लिए 37 mm, 45 डिग्री के लिए 25 mm। तो दोस्तों होप हमने जो अभी जिक्र किया डिफरेंट जो TY के कनेक्शन के बारे में जिक्र किया कि TY कनेक्शन का, ट्यूबुलर कनेक्शन का UT कैसा करना चाहिए, उसका पर्सनल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैलिब्रेशन करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, सेंसिटिविटी का कैसे करेंगे, डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन करेंगे कैसे करेंगे, बेस मेटल का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, वेल्ड स्कैनिंग करेंगे, ऑप्टिक एंगल और उसका डिफरेंट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमने आपके साथ में जिक्र किया। साथ ही हमने आपके साथ में इस सेशन में जिक्र किया दोस्तों कि यूटी का जो भी कैलिब्रेशन मेथड है, लॉन्गिट्यूडनल मोड और जो सीयर वेव ट्रांसफॉर्म मोड का में जो डिफरेंट पॉइंट है, डिस्टेंस कैलिब्रेशन, एम्पलीट्यूड, रेजोल्यूशन कैलिब्रेशन, हॉरिजॉन्टल लिनियरिटी, गेन कंट्रीब्यूशन और से सीयर वेव की बात करें दोस्तों तो इंडेक्स पॉइंट, एंगल, डिस्टेंस कैलिब्रेशन प्रोसीजर, एम्पलीट्यूड और सेंसिटिविटी प्रोसीजर, रेजोल्यूशन, अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ सर्च यूनिट के बारे में जिक्र किया। तो होप आप लोग को इसके माध्यम से कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा। हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे ताकि ये सेशन लंबा नहीं हो। हम अगले सेशन में इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन का प्रोसेस के बारे में जिक्र करेंगे। साथ में दोस्तों हम बात करेंगे जो डिफरेंट जो एंगल है, पोजीशन के बारे में फिगर के माध्यम से। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।